हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल 8 सेकंड्स में। जैसा कि बच्चा आपसे बोला गया था आपकी क्लासेस ही स्टार्ट हो जाएंगी, वो हो चुकी हैं और 2 वीडियोस बेटा पॉलिटिकल साइंस की अपलोड हो चुकी हैं। आज मैं पहली क्लास हिस्ट्री की लेके आया हूं जिसमें बच्चा आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं क्या, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी, हम केवल भारत की नहीं, हम कहें तो पूरे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा ही है। सोचो हमारे देश की एक सभ्यता जिसने वो सारा विकास आज से ना जाने कितने साल पहले कर दिया, जिसके लिए आज भी दुनिया रोती है। आपने देखा होगा कई सारे शहरों में, कई सारी जगहों पे आज भी ड्रेनेज सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, यानी कि नालियों का सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। पानी जमा हो जाता है, थोड़ी सी बारिश आती है तो सड़कें तालाब बन जाती हैं। लेकिन इतने समय पहले हड़प्पा सभ्यता के ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ लो, अरे हाय क्या बढ़िया मामला सेट करके रखा हुआ था उन्होंने। तो ऐसी ही एक सभ्यता को पढ़ने आज हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चा मन में क्वेश्चन आता है, सर ये सभ्यता क्या होता है, व्हाट इज सिविलाइजेशन। तो सभ्यता का सिंपल मतलब मैं आपको कुछ शब्दों में बता दूं तो सभ्यता का मतलब होता है कि एक ऐसा जीवन, एक ऐसा समाज जो मिलजुल कर और एक व्यवस्थित तरीके से रहता हो। व्यवस्थित तरीके का मतलब समझते हो जी, खाने के लिए खाने की कमी ना हो, रहने के लिए जगह अच्छी हो, आसपास नालियों का सिस्टम बहुत अच्छा बना हो, व्यापार की कमी ना हो, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बना हुआ हो जहां पे किसी चीज की कोई समस्या नहीं है। ऐसी ही एक सभ्यता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बेटा आज से कई लाख वर्ष पहले, ठीक है, कई हजार वर्ष पहले हुआ करती थी। ठीक है, इसके कालखंड की बात करूं यानी कि टाइम पीरियड की बात करूं बेटा, तो इसका टाइम पीरियड माना जाता है लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और कहीं कहीं जगह पे बेटा आपको इसको 2600 ईसा पूर्व लिखा हुआ भी मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों ही डेट्स को आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो एक सभ्यता होती है ना बच्चा, उस सभ्यता के बारे में हम क्लियरिफाई नहीं कह सकते कि उसका टाइम पीरियड एग्जैक्ट यही था या उससे भी पहले से ये सभ्यता चलती आ रही थी, है ना, क्योंकि हम सिर्फ वहां से अंदाजा लगा सकते हैं जहां से हमें उसके प्रूफ मिलने शुरू हो गए। जैसे कि मान लो एक जगह बनती है, मैं आपको नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं। अब कोई जगह पे नई जगह कटनी शुरू होती है तो क्या होता है ना कि उधर कोई हमें ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिस आधार पे हम कह सके वहां पे लोग रहते थे, क्योंकि ना ही वहां पे कोई लाइट आती है ना ही पानी आता है, तो हमें लाइट पानी का बिल नहीं मिला। और वहां पे अब लोगों ने प्लॉट लिए ही लिए हैं कि अब तक कितने सालों तक लोगों ने उन प्लॉट्स को बनाया नहीं, तो हमें ईंटों का भी कोई प्रूफ नहीं मिला। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उधर लोग पहले भी रहा करते थे, क्या पता पहले लोग तंबू वंबू बांध के रहते हो, क्या पता लोग पहले वैसे ही खटिया डाल के रह लेते हो। तो हम एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं कह सकते, लेकिन हमारे जो पुरातात्विद है, पुरातात्विद का मतलब होता है बच्चा जो पुरा वस्तुओं का इस्तेमाल करके। अब एक मन में क्वेश्चन आता है, सर ये पूरा वस्तु क्या होता है। पूरा वस्तु का मतलब होता है बच्चा एक ऐसी वस्तु जो हमें पुराने समय से जुड़ी हुई मिलती है। पुराने समय से जुड़ी हुई का मतलब क्या है, जैसे मान लो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मृत भांड मिल गए या उनकी मोहरें मिल गई। मोहरों का मतलब क्या हो गया बेटा, स्टैंप। आखिरकार आप जानते होंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो स्टैंप्स का भी इस्तेमाल करते थे। अगर उनसे जुड़ी हुई कोई भी मोहरें मिल गई तो हम कह सकते हैं जी ये हड़प्पा सभ्यता की एक पूरा वस्तु है। उनसे जुड़े हुए कोई बर्तन मिल गए तो हम कह सकते हैं जी ये हड़प्पा सभ्यता की पूरा वस्तु है। क्लियर हुई बात। और इन्हीं पूरा वस्तुओं के आधार पे जो एक वर्ड आता है बेटा पुरातात्विद, क्या आता है, पुरातात्विद। तो इन्हीं वस्तुओं के आधार पे जो पुरातात्विद हैं वो इतिहास की रचना करते हैं। क्लियर हुई बात। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो सी पूरा वस्तु पुरातात्विदों को मिलेगी उसी वस्तु के आधार पे तो वो पता लगाएंगे ना ये इस टाइम से जुड़ी हुई है, क्या पता उससे पहले की कोई पूरा वस्तु मिली ही ना हो। जैसे कि इसी चैप्टर में आगे जाके आप एक पढ़ेंगे जनरल कनिंघम को। किसको, जनरल कनिंघम को, वो भी एक पुरातात्विद थे। उन्होंने क्या किया बच्चा, हमारे इतिहास को सिर्फ और सिर्फ पहली सदी ईस्वी से जोड़ने की कोशिश की, जिस टाइम पे गंगा की घाटी के किनारे शहरों का विकास हो रहा था।
लेकिन उन्होंने कभी हड़प्पा सभ्यता का अंदाजा ही नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई कोई पूरा वस्तु मिली ही नहीं। एक अंग्रेज ने उन्हें मोहर लाके दी भी थी, लेकिन उनकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ पहली सदी तक की थी, तो वो इतने पुराने समय को थोड़ी ना जोड़ेंगे, तो वो कभी समझ ही नहीं पाए कि ये इतनी पुरानी चीज भी हो सकती है। क्लियर हुई बात? तो हर एक पुरातात्विक का अपना अपना एक ज्ञान होता है, अपना अपना एक नॉलेज होता है, उसी नॉलेज के आधार पर वो इतिहास की रचना करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो पुरातात्विक वर्ग का मतलब क्लियर हो गया आपको? वो लोग जो पुरा वस्तु मतलब पुरानी वस्तुओं के आधार पे इतिहास का पुनर्व्याख्या करते हैं या पुनर्रचना करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं पुरातात्विक। क्या कहते हैं? पुरातात्विक। क्लियर है? तो बेटा ये कुछ जानकारी ले ली हमने थोड़ा सा सभ्यता के बारे में। अब हम चालू कर देते हैं थोड़ा हड़प्पा सभ्यता को। तो जब हड़प्पा सभ्यता की बात करूंगा बेटा, तो इसका क्षेत्र विस्तार सुन के ही आपके होश खो जाएंगे। इसका क्षेत्र विस्तार लगभग 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ था। सोचो कितने दूर दूर तक इस सभ्यता ने अपने पांव पसार रखे थे। अगर हम बात करें तो बेटा इसके पूरा मैं आपको भौगोलिक स्ट्रक्चर समझा दूं। किसी भी चीज की जियोग्राफिकल कंडीशन समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसकी मैपिंग कर लें। क्या कर लें? मैपिंग बेस्ट तरीका। देखो सिंपल है, आप एक ऐसा प्लस बनाए, है ना, इसमें क्या लिख ले? ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है बेटा? ईस्ट होता है, इधर क्या होता है? साउथ, इधर क्या होता है? वेस्ट। इससे क्या होगा बेटा, आपके मन में बड़ी आसानी से छप जाएगा कि कौन से क्षेत्र तक क्या फैला हुआ था। ठीक है? तो देखो हड़प्पा सभ्यता की अगर नॉर्थ की बात करें तो सबसे जो नॉर्थ हिस्सा था वो जम्मू कश्मीर का मांडा था। यूपी की बात करें, ईस्ट में आ जाए तो ईस्ट में सबसे ज्यादा क्या था? यूपी का एक शहर आलमगीर। अब देखो कैसे हमने ये पता लगा लिया, क्योंकि इससे जुड़ी जितनी भी पुरावस्तुएं मिली ना, वो केवल और केवल इतने ही क्षेत्र तक मिली। इस बाउंड्री के बाद वो चीजें मिलनी बंद हो गई, तो हमने अंदाजा लगा लिया कि ये यहीं तक फैली होगी। अब क्या पता इस बाउंड्री के बाहर भी ये व्यवस्था फैली हो, वहां पे उतने शहर ना हो, है ना, तो हम कोई एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं बोल सकते। फिर उसके बाद साउथ में बेटा महाराष्ट्र के अहमदाबाद तक ये व्यवस्था फैली हुई थी। ठीक है? फिर आ जाता है बेटा पाकिस्तान में भी इस व्यवस्था का थोड़ा सा सोर्स मिलता है हमें, और जो दो बड़े शहर मिलते हैं वो हमें पाकिस्तान में ही देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान के सुतकांगे डोर तक ये फैला हुआ था। अब हम बात करते हैं इसके नामकरण की। तो अगर एक और एक चीज याद रखना बेटा इसमें क्वेश्चन, इसका आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता बेटा त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। कैसा? त्रिभुजाकार। अब इसे बेटा सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आखिरकार मन में क्वेश्चन आता है, सर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों? क्योंकि बेटा इसका जो विस्तार मिला वो सिंधु नदी के किनारे मिला। दैट्स व्हाई सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है? उसके बाद बेटा अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम इसमें देखेंगे क्या कि इसका हमने आकार देख लिया, त्रिभुजाकार होता है। इसके एक और नाम देख लिया, सिंधु घाटी सभ्यता। इसे कभी कभी बेटा एक और नाम आप सुन लोगे, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति। तो मन में सवाल उठता है, सर ठीक है सभ्यता तक अच्छा था, हड़प्पा सभ्यता ठीक है, हड़प्पा संस्कृति ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है, आखिरकार सभ्यता के लिए वर्ड संस्कृति क्यों यूज हो गया? तो बेटा जो पुरातात्विद है ना, पुरातात्विद का मतलब आप जान गए होंगे। तो जो भी पुरातात्विद है, पुरातात्विद जो पुरानी वस्तुओं के आधार पर इतिहास की रचना करते हैं, वो जब भी कोई एक जगह पर यानी कि एक स्थान एक समय, ठीक है, और बहुत सारी वस्तुएं मिल जाए, यानी कि जो एक ही स्थान की हो, एक ही समय से जुड़ी हुई हो और एक ही शैली की हो, शैली मतलब कि एक ही तरीके की हो, तो उसके लिए जो पुरातात्विद है संस्कृति वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किस वर्ड का? संस्कृति। दैट्स व्हाई हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। चलो अब आप मुझसे पूछेंगे, सर सिंधु घाटी सभ्यता तो ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे थी तो हम मान गए सिंधु घाटी सभ्यता, आखिर हड़प्पा सभ्यता क्यों? तो आप सभी याद रखेंगे बेटा, इस सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया शहर था वो हड़प्पा ही था। कौन सा था? हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में कब हुई थी?
1921 में। और किसने की थी बेटा? किसने की थी? दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी। और उसके बाद जो इसका दूसरा बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो, जो आज दोनों ही पाकिस्तान में स्थित है, हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो भी। तो मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले कौन थे बेटा? इनकी खोज 1922 में हुई थी, ठीक है। और किसने की थी? राखलदास बनर्जी। किसने? राखलदास बनर्जी। क्लियर हो गई बात? ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था पूरे चैप्टर का, ठीक है। अब हम अपने एक टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक, अच्छा एक चीज सोच लो, यहां से सुन लो। एक चीज पूछता है बेटा कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे मुख्य पुरावस्तु कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य पुरावस्तु कौन सी थी? तो आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य पुरावस्तु थी सर उधर की मोहरें। क्या चीज? मोहरें। याद रहेगा बेटा? क्लियर है? सबसे मुख्य पुरावस्तु कौन सी? मोहरें थी वहां की, जो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। कौन से पत्थर से? सेलखड़ी। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आखिरकार सेलखड़ी पत्थर का ही इस्तेमाल क्यों? तो सेलखड़ी पत्थर का इस्तेमाल इसलिए बेटा क्योंकि सेलखड़ी बहुत मुलायम पत्थर होता था और उस पर आराम से काम किया जा सकता था। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद बेटा हम एक टॉपिक को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके, निर्वाह के तरीकों का मतलब क्या है बेटा? कि आखिरकार वो खाते पीते क्या थे, ठीक है। निर्वाह कैसे करते थे, अपने जीवन को व्यतीत कैसे करते थे, या जिंदगी को जीते कैसे थे, ये क्वेश्चन बड़ा मेन बन के सामने आता है। क्लियर हुई बात? तो आप सब बड़े आराम से, बड़े चिल माइंड से बताएंगे उनके निर्वाह के तरीकों को। देखो, कोई भी सभ्यता के निर्वाह के तरीके आएंगे तो उसमें सबसे पहला बेटा आप कृषि को लिख सकते हैं। किसको? कृषि। तो मन में क्वेश्चन आता है, आखिरकार क्या सर हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे? जी हाँ, बिल्कुल कृषि करते थे। इसका आइडिया हम कैसे लगा सकते हैं? तो बेटा हमें उधर के कुछ स्थलों से, जैसे कि हड़प्पा से जौ, चना, दाल आदि के कई सारे अवशेष मिले हैं, जिनसे हम पता लगा सकते हैं उन्होंने कभी ना कभी खेती की होगी, तभी तो वो चीजें वहां तक पहुंची। कोई और ऐसे, मतलब मैं तो गया नहीं और जाके रख दिया, चलो अगर मैंने रखा भी होता तो वो आज के समय के होते, है ना। अब देखो, एक कार्बन डेटिंग होता है। कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस होता है बेटा, जिसके जरिए हम पता लगा लेते हैं कोई वस्तु है तो उसकी वो कितनी पुरानी है, यानी कि उसकी डेट तक पता लगा लेते हैं। क्लियर हुई बात? तो वही चीज है बेटा, जब पता लगाया गया तो ये दाने उसी समय से संबंधित मिले जिस समय हम हड़प्पा सभ्यता को पनपते हुए देख सकते हैं। क्लियर हुई बात? फिर उसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो गुजरात के कुछ क्षेत्र है जहां पे हमें बाजरे के भी दाने देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर इसी को रिलेट करें, दूसरी चीज मछली पकड़ते होंगे, क्योंकि देखो यार नॉर्मल सी बात है, ये अपना सीजनल वर्क करते होंगे, हो सकता है ना। जब खेती होती है तो खेती कर ली, जब मछलियों का टाइम आया, है ना, जब मान लो कि गर्मियों का मौसम आ गया तो ये मछली वगैरह पकड़ लेते होंगे, ठीक है। और कुछ अवशेष हमें बेटा मिले भी हैं मछलियों के, ठीक है। और उसके साथ हम एक चीज को पाते हैं, क्या? कि ये ना जानवरों को पालते भी थे। जानवरों को पालने का मतलब समझते हो ना, पशुपालन करते थे। अब पशुपालन में क्या आ जाता है बेटा? पशुपालन में आ जाता है जैसे कि इन्होंने कई सारे भैंस, बकरी, भेड़, सुअर आदि ऐसे जानवरों को पाला करते थे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और एविडेंस भी मिलता है जिससे पता लगता है कि ये लोग शिकार भी करते थे। शिकार में हमें जंगली सुअर की भी हड्डियां मिली हैं, घड़ियाल की हड्डियां मिली हैं, जिनसे हम आइडिया लगा सकते हैं ना कि अपना जीवन पालतू जानवरों के साथ तो व्यतीत करते थे। उसके अब देखो, पालतू जानवरों का ये इस्तेमाल दूध के लिए कर सकते हैं, है ना, मांस के लिए कर। अब जब जानवर मर जाता होगा तो हो सकता है उसका मांस भी खा लेते होंगे, या उसका चमड़ा बेचना, या उससे ऊन निकालना, कई सारे ऐसे काम कर लेते होंगे। क्लियर हुई बात? अब देखो, मैं ये कह नहीं रहा कि करते थे, कर लेते होंगे, क्योंकि इतिहास का पेपर लिखते टाइम आप कभी प्रॉपर कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते, क्योंकि ना आप देख के आए हो ना मैं देख के आया हूं वो क्या करते थे, है ना। हम तो ये जो पूरा वस्तुएं मिली उन्हीं के आधार पे थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं जी वो ऐसा ऐसा करते होंगे, ठीक है। अब जो जंगली सुअर वगैरह की हड्डियां मिली उनसे हम कह सकते हैं ना कि ये क्या करते होंगे, उनका शिकार करते होंगे और उन्हें मांस खाते होंगे। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत बच्चा? यहां तक क्लियर?
अब इसके बाद बेटा हम एक टॉपिक को देखें, तो हमारा टॉपिक आता है, हमने ये तो देख लिया कि वो कृषि करते थे, ठीक है, लेकिन क्या कृषि की प्रौद्योगिकी के बारे में, कृषि की टेक्नोलॉजी के बारे में हमें कुछ पता चलता है? तो ये जानने की कोशिश अब हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं किस टॉपिक को बेटा, कृषि प्रौद्योगिकी को। किसको? कृषि, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी। देखो जैसा कि बच्चा मैंने आपको पिछले ही कॉन्सेप्ट में बताया, जो अभी लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था मैं आपको निर्वाह के तरीके, उसमें मैंने एक चीज का एविडेंस आपको दिए कि वो कृषि करते थे, है ना। हड़प्पावासी कृषि करते थे, ठीक है। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है, तो कृषि तो करते थे, लेकिन सर आखिरकार वो कौन सी टेक्नोलॉजियां यूज करते थे? क्या आप इस चीज के बारे में बता सकते हैं? तो बेटा जैसे कि मैंने बताया कि उनकी टेक्नोलॉजियां ना मैं देखा हूं, ना उनकी टेक्नोलॉजिया को पुरातात्विक देखे हैं, ना ही उनकी टेक्नोलॉजिया को आप देखें, है ना। तो हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं, किसके आधार पे? जो उधर से कुछ पूरा वस्तुएं हमें मिल गई, उन्हीं पूरा वस्तुओं के आधार पे हम अंदाजे लगा सकते हैं। देखो मैं तो ये भी नहीं देख के आया कि वो लोग कृषि करते थे या नहीं करते थे, समझे बात को, लेकिन कुछ चीजें मिली। जैसे कि मैंने आपको बताया, हड़प्पा से क्या मिला बेटा? हड़प्पा से जौ, चना, ठीक है, या कुछ दाल या गेहूं वगैरह मिला, इनके बीज वगैरह मिले, इनके अवशेष मिले, जिनके आधार पे मैंने ये तो तय कर दिया कि वो खेती करते रहे। लेकिन अब मैं ये नहीं जानता कि वो आखिरकार खेती करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे। तो इनके आधार पे देखते हैं, जैसे कि हमें कुछ उधर वृषभ के साइन मिले। वृषभ मीन्स बैल, वृषभ मीन्स बैल, जिनके आधार पे हम थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं कि वो अपनी खेती में बैलों का इस्तेमाल करते होंगे। किसका इस्तेमाल करते होंगे बच्चा? बैलों का। किसके लिए? खेतों को जोतने के लिए, ठीक है। अब देखो उधर से ना कुछ मिट्टी के हल कहां से मिले? मिट्टी के हल मिले हैं बेटा बनावली, जो वर्तमान समय में हरियाणा एचआर में स्थित है, ठीक है। अब उधर से मिट्टी के हल मिलने का मतलब क्या? देखो हमने भी बचपन में कई सारे मिट्टी के खिलौने बनाए, आपने भी बचपन में मिट्टी के खिलौने बनाए होंगे, लेकिन उन मिट्टी के खिलौनों को बनाते टाइम आपने क्या बनाया जो आपने कभी ना कभी लाइफ में देखा हो? ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कुछ भी उठाया और बना दिया, न्यू इन्वेंशन कर दिया। आपने बचपन में जी चूल्हा देखा, गैस देखा, या बर्तन वगैरह देखा, या कोई गाड़ी देखी, तो उन चीजों को बनाया। सेम एज इट इज हड़प्पा सभ्यता के भी बच्चों ने हल को देखा होगा, तभी तो उन्होंने उसके मिट्टी के खिलौने बनाने शुरू किए, वरना क्या वो उसके मिट्टी के खिलौने बना पाते? आप सब कहेंगे सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। तो हम कहते हैं ना कि हल हुआ करते थे। उसी के साथ बेटा हमें एक और प्लेस का नाम मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, या तो मैंने यहाँ पे बनावली किया जो कि हरियाणा में है, ऐसा ही मैं एक प्लेस मेंशन करता हूँ कालीबंगन। कौन सा? कालीबंगन, जो कि वर्तमान राजस्थान में है। कहां पर है? वर्तमान राजस्थान में। तो जो वर्तमान राजस्थान में कालीबंगन है, तो कालीबंगन के आधार पर भी मैं ये कह सकता हूं क्या कि कालीबंगन में बेटा जुते हुए खेत मिले हैं। क्या मिले हैं? जुते हुए खेतों के अवशेष। तो इससे मैं पता लगा सकता हूं ना कि आखिरकार उधर क्या क्या करते होंगे? खेती करते होंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ प्लेसेस हमें और दिखते हैं बेटा, जैसे कि सिंपल मैं आपको बताऊं, ये अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का एक प्लेस है बेटा शोर्तुगोई, शोर्तुगोई, ठीक है। जहां पे मुझे नहीं मतलब पुरातात्विदों को, मैं तो गलती से मुझे बोल रहा हूं, मैं थोड़ी ना गया था खोजने। तो यहाँ से पुरातात्विदों को क्या मिले बेटा? नहरों के अवशेष मिले हैं, जिससे पता लगता है ना वो कृषि में सिंचाई के लिए उन नहरों से पानी का इस्तेमाल किया करते होंगे। ऐसे ही कुछ एविडेंस बेटा हमें कुओं वगैरह के भी मिले हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं आखिरकार वो कुओं का भी इस्तेमाल सिंचाई में करते होंगे। तो इतने सारे एविडेंस मिल गए तो हम कुछ तो पता लगा ही सकते हैं ना कि आखिरकार उनकी कृषि प्रौद्योगिकी कैसी रहती होगी। क्लियर है सब बच्चों को? तो बेटा यहां से आपको उसकी कृषि प्रौद्योगिकी समझ आ गया होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़कर देखते हैं बेटा कि आखिरकार जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका सबसे ज्यादा जो शहरी केंद्र था वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है बेटा कि 8 नंबर में बनता है सीधा, तो 8 नंबर बहुत होते हैं, ध्यान रखना, और बोर्ड में बहुत बार आता है, याद रख लेना इस क्वेश्चन को। इस बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस प्रकार एक शहरी व्यवस्था को, किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता को एक शहरी सभ्यता के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले बेटा देखो, जब भी 8 नंबर का आंसर लिखोगे तो उसमें कुछ बढ़िया होना चाहिए। तो बढ़िया के लिए सबसे पहले बेटा आप एक हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। कम से कम आपकी 6 से 7 लाइन की एक हेडिंग होनी चाहिए। उसी हेडिंग के अनुसार आपका आंसर बढ़िया और जबरदस्त दिखाई देगा। फिर उसके अंदर आप 4 पॉइंट 2-2 मार्क्स के एक्सप्लेन कर दो और एंड में लिख दो निष्कर्ष। टीचर मजबूर हो जाएगा पूरे 8 नंबर देने के लिए। क्लियर हुई बात? तो आखिरकार इन 8 नंबर्स को हम कैसे पाएं? तो सुनो बेटा मेरी बात। सबसे पहले आप लिखो मोहनजोदड़ो के बारे में। क्या लिखोगे? देखो लाइन यहां से स्टार्ट करो। हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था, लेकिन फिर भी एक सबसे महत्वपूर्ण शहर के रूप में उभरकर मोहनजोदड़ो सामने आया, जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई, जो अपनी खूबियों की वजह से हड़प्पा सभ्यता को एक मुख्य शहर के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसकी खूबियां बताना शुरू कर दो। सबसे पहले जैसे कि बताओ बस्तियों का निर्माण। क्या बताओ? बस्तियों का निर्माण। आखिरकार ये बस्तियों का निर्माण का मतलब सर, तो आप बताओगे जी उन्होंने जो बस्तियों को बनाया ना, एक बहुत ही बढ़िया और बेहतर तरीके से बनाया था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया और बेहतर तरीके का इस्तेमाल का मतलब क्या है? उन्होंने देखो बस्तियां बनाते टाइम बस्तियों को 2 भागों में बांट दिया। एक को कहा गया बेटा दुर्ग और दूसरे को कहा गया निचला शहर। अब जो दुर्ग और निचला शहर क्या था? देखो दुर्ग मतलब कि ये वो होता था जो ऊंचाई, छोटा होता था साइज में कैसा होता था? छोटा, लेकिन ये ऊंचाई पर बनाया जाता था। ये ऊंचाई पर बनाया जाता था। ठीक है, दूसरा है बेटा निचला शहर। शब्द से पता लग रहा है नीचे बनाया जाता था, लेकिन आकार में बहुत बड़ा होता था। ठीक है, आकार में बहुत बड़ा, ठीक है, होता था। और उसके साथ बेटा आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन, देखो दुर्ग ऊंचा बनाया जा रहा है और छोटा है साइज में, और जबरदस्त तरीके से किले बंद किया गया। किले बंद का मतलब जानते हो ना, चारों ओर से बढ़िया तरीके से घेराव किया गया कि दुश्मन अटैक ना कर पाए। तो यहाँ पे कौन रहता होगा? यहाँ पे रहते थे बेटा राजा महाराजा। कौन रहते थे? राजा महाराजा। और जबकि जो निचला शहर था वो आकार में बहुत बड़ा था। जैसे कि अभी होता है ना बेटा, पैसिफिक एक एरिया होता है जहां पे मंत्री वगैरह रहते हैं, वो एरिया बढ़िया साफ सुथरा जबरदस्त होता है, लेकिन आकार में बहुत छोटा होता है। ऐसा ही, और अब देखो जहां पे हम रहते हैं, हम जैसी आम जनता रहती है, वो क्या होता है? आकार में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन उसकी कोई सिक्योरिटी की ज्यादा वैल्यू नहीं होती। सेम एज इट इज हड़प्पा सभ्यता में भी बस्तियों का निर्माण किया गया था। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। इसे 4-5-6 लाइन में एक्सप्लेन कर लेंगे। फिर उसके बाद बेटा आप बता दो हाँ कि ग्रीस स्थापत्य कला के बारे में। किसके बारे में? ग्रीस स्थापत्य कला। ग्रीस स्थापत्य कला में बताते हुए आप बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की जो घर बनाने का तरीका था, जो कला थी, वो बहुत एडवांस थी। वो घर जो बनाते थे बेटा मुख्य तौर पे आंगन केंद्रित होते थे। कैसे होते थे? आंगन केंद्रित। आंगन केंद्रित का मतलब क्या होता है बेटा? आंगन केंद्रित का मतलब क्या होता है? वो घरों को बनाते टाइम इस चीज का ध्यान रखते थे कि बीच में एक बड़ा सा आंगन हुआ करता था, ठीक है, और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। ठीक है, अब बीच में जो आंगन है, आंगन का इस्तेमाल कौन करता होगा? महिलाएं करती होंगी। किसके लिए? कताई, बुनाई और खाना बनाने जैसे कामों के लिए। और ठंड के मौसम में धूप वगैरह भी सेकती होंगी, है ना,
और लोग जो घर को बनाते थे वो इस तरीके से बनाते थे कि सीधे गेट से आप अंदर की ओर ना देख पाए, ठीक है। और नीचे वाले जो फ्लोर हुआ करते थे बच्चा, उसमें वो खिड़कियों को नहीं बनाते थे। इससे पता लगता है कि वो प्राइवेसी को बहुत वैल्यू दिया करते थे। कौन? हड़प्पा वासी। क्लियर हो रही है ना बात? और उसी के साथ बेटा आप देखेंगे कई कई जगह पे ना 2 मंजिला मकान भी मिले हैं, जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष भी हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद बेटा गृह स्थापत्य वो कर लेंगे 4-5-6 लाइन में एक्सप्लेन। उसके बाद बेटा आप लिख सकते हो हड़प्पाई नालियों के बारे में, हड़प्पा सभ्यता की नालियां। ये भी बड़ा जबरदस्त टॉपिक हो जाता है। ये तो बेटा कई बार क्या होता है ना, इन्हीं में से देखो, ये मैं 8 नंबर में तो बता ही रहा हूं, अब इन्हीं में से कई बार क्या होता है कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन उठ के 3 नंबर का आ जाता है। जैसे कि बता देता है कि हड़प्पा सभ्यता की गृह स्थापत्य कला को समझाइए, या बोल देता है हड़प्पा सभ्यता की नालियों को समझाइए, ठीक है। तो अब जब हड़प्पा सभ्यता की नालियों के बारे में आ जाएगा, बहुत मेन क्वेश्चन है, पेपर में फंसता है ये। क्लियर हुई बात? तो आप बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की जो नालियां थी बेटा वो बड़ी विशेष तौर पर बनाई जाती थी, ठीक है। उन्होंने नालियों का निर्माण करने के लिए बेटा ईंटों का इस्तेमाल किया, ठीक है, और उसके साथ साथ वो गारे का इस्तेमाल भी करते थे। नालियों को बनाते टाइम वो ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ग्रिड पद्धति का मतलब जो सड़कें और नालियां थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, और घर की कम से कम एक दीवार, क्या घर की कम से कम एक दीवार क्या होती थी बेटा, नालियों से जुड़ी होती थी, ताकि पानी नालियों तक जा सके। और नालियों को इस तरीके से बनाया जाता था, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ढका जाता था, ताकि समय समय पर नालियों की सफाई की जा सके। एक अवशेष से पता लगता है मोहनजोदड़ो की नाली के कि नाली का साइज इतना, मतलब जो छोटी छोटी नालियां होती थी गले की, वो जाके बड़े बड़े नालों से मिलती थी, और नालों का साइज इतना बड़ा होता था कि एक व्यक्ति भी उसमें से पार हो सकता है। आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें आपको नाली की तस्वीर देखने को मिलेगी, जिसमें एक व्यक्ति दूर से खड़ा है और उसकी फोटो खींची गई है, ठीक है। तो इतने जबरदस्त तरीके से उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को बना रखा था कि कोई समस्या नहीं होती थी उन्हें, ठीक है। और समय समय पर सफाई भी करते थे, ताकि कोई कूड़ा जम जाए तो क्लियर होता रहे और पानी बढ़िया से बह जाए। और जो छोटी नालियां होती थी वो नालों से मिल जाती थी, और जिससे कि पानी की कोई समस्या उधर खड़ी नहीं थी। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद बेटा आप लिख सकते हो वहां की क्या क्या हो गया, बस्तियों के बारे में हो गया, गृह स्थापत्य कला हो गया, हड़प्पा की नालियां हो गई। अब आप दुर्ग की विशेषताएं लिख सकते हैं। क्या चीज? दुर्ग की विशेषताएं। दुर्ग पर मुख्य तौर पर 2 संरचनाएं मिली बेटा। कितनी? 2। वो कौन सी थी? एक थी अन्नागार, अन्नागार, या जिसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चा, माल गोदाम। क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? माल गोदाम। और दूसरी बेटा क्या मिली हमें? अन्नागार और माल गोदाम के साथ दूसरी मिली स्नानागार, स्नानागार, ठीक है बेटा। अब क्या है ये अन्नागार या माल गोदाम और ये स्नानागार क्या है, उस चीज को समझे। देखो अन्ना जो दुर्ग था, दुर्ग मैंने आपको बता दिया ना, ऊंचाई पर बनाया जाता था, ठीक है। उधर मुख्य तौर से बेटा जो अन्नागार मिला, अन्नागार का मतलब क्या था? एक स्टोरेज रूम। जैसे कि वर्तमान समय में भी हमें टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए ना, अपने कृषि वगैरह को बचाने। जब फसल उग जाती है तो फसल ऐसा तो नहीं है एक ही दिन में सब खा जाएंगे लोग, क्या होता है पूरे साल के लिए उसे रखा जाता है ना, तो उसके लिए चाहिए हमें स्टोरेज रूम, जहां से उसे चूहों से बचाया जा सके, ठीक है, गर्म या ठंडे मौसम से बचाया जा सके, ठीक है। ऐसा ही माल गोदाम उन्होंने एक बना रखा था। इसके अब हम कैसे पता लगाए सर ये माल गोदाम ही था? तो देखो बेटा हमें उसके बारे में जानकारी देखने को तो मिलती है, लेकिन नीचे का बेस बना हुआ मिल रहा है, और ऊपर का जो हम ऐसा आइडिया लगा लेते हैं कि नीचे का बेस तो क्या है, नीचे का बेस ईंटों का है, लेकिन ऊपर का खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है मतलब उसके कोई प्रूफ हमें नहीं मिले, तो हम इससे अंदाजा लगाते हैं कि वो लकड़ी वगैरह से बनाया गया होगा, है ना। और उसके साथ अब हमें कैसे पता लगे कि ये जो बेस मिला है कि अब तक कोई स्टेज हो, कोई मंच हो? तो बेटा उस स्टेज या मंच के होता तो उसमें गेहूं के दाने क्या कर रहे होते, चावल के दाने क्या कर रहे होते, तो इस चीज से पता लगे थे। जब उस पर कई सारे ऐसे दाने मिले ना, कई सारे अवशेष मिले, तो हमने आइडिया लगा लिया ये इसका इस्तेमाल अन्न को स्टोर करने के लिए करते होंगे। क्लियर? और ऊपर का हिस्सा मिला नहीं, तो हमने अंदाजा लगा लिया कि कहीं ना कहीं ये लकड़ी का बना होगा, जिस वजह से ये टाइम के अनुसार खत्म हो गया। फिर दूसरी चीज बेटा मुख्य मिलती है हमें वहां का स्नानागार। स्नानागार लाइक स्विमिंग पूल। अब देखो स्विमिंग पूल का मतलब आज वाला स्विमिंग पूल नहीं, उतना ज्यादा तो डेवलप नहीं था, लेकिन फिर भी बढ़िया था। कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो स्नानागार स्विमिंग पूल होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं था कि स्नानागार का रोज रोज इस्तेमाल होता हो। स्नानागार का इस्तेमाल विशेष रूप से ऐसे कोई अनुष्ठान वगैरह किया जाता था, तभी सामूहिक रूप से स्नान के लिए होता होगा, ठीक है।
और स्नानागार के चारों ओर कुएं बने हुए थे, जिससे पता लगता है उन कुओं से उस स्नानागार में पानी आता होगा। और स्नानागार के बैक साइड पे देखें तो एक नाला दिखता है, जिससे पता लगता है कि सारा गंदा पानी उस नाले में चला जाता होगा। ठीक है, और स्नानागार को बनाते टाइम बेटा जिप्सम का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि पानी बाहर ना जाए। ठीक है, और दोनों ओर नीचे आने के लिए, मतलब स्नानागार के अंदर एंटर करने के लिए, ऐसे आज के टाइम पे स्विमिंग पूल में वो एल्यूमिनियम की वो बनी होती है ना स्टेयर्स, ऐसे ही दोनों ओर नीचे आने के लिए सीढ़ियों का भी निर्माण किया गया है, जिससे पता लगता है बेटा कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता काफी ज्यादा एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, एक विकसित सभ्यता थी। क्लियर हो गई बात? ये लिख लोगे आप 8 नंबर में। देखो इसमें आधे से ज्यादा टॉपिक कवर अप हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद का बेटा जो चैप्टर बचा है, देखो हिस्ट्री का चैप्टर ना काफी लॉन्ग हो जाता है, तो बच्चे क्या होते हैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, इसलिए हिस्ट्री के चैप्टर्स को हम 2-2 पार्ट में डालेंगे। ठीक है, तो जितना भी अब आगे के टॉपिक्स बचे हैं वो आपको मिलेगा कब? TTS। देखो एक ट्यूसडे को मिल गया, अब एक मिलेगा थर्सडे को। 2 पार्ट में मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, फिर तीसरे पार्ट में एक नया चैप्टर, तीसरी जो वीडियो आएगी हिस्ट्री में, उसमें एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।